हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज जूलॉजी का चौथा पेपर सेट अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो जुड़ जाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। भाई सारे ही प्रॉपर। चलिए ठीक है, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरिक श्लेष्मा के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। सहपरिवहन विधि, सक्रिय परिवहन, सुसाध्य विसरण या साधारण विसरण। तो किसके द्वारा होता है बताइए। तो जो रुधिर में फ्रक्टोज का यानी अवशोषण आंतरिक श्लेष्मा के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से होता है, तो कौन सी प्रोसेस उसके लिए, कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है बताइए। सहपरिवहन, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट टेट ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। कि जो रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण होता है वह आंतरिक श्लेष्मा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो देखो, जो मोस्टली अगर फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो जो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो प्रोटीन के माध्यम से होता है, ठीक। अब क्या होता है कि इसके लिए मतलब कि उसके ट्रांसपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के माध्यम से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है वह यानी कि रक्त के प्रवाह के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है इपिथेलियल सेल्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है इपिथेलियल सेल्स में जाता है, और किसके द्वारा जाता है, तो इसके लिए GLUT5 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, ठीक। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 प्रोटीन होती है। अब जो ये इपिथेलियल सेल्स है, ये इपिथेलियल सेल से कहाँ जाता है, यानी रक्त प्रवाहिका यानी कि रक्त यानी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो इसके लिए कौन सी, GLUT2 जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक। तो इसमें जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को यानी कि इसके लिए कौन सी प्रोसेस जिम्मेदार होती है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो बाया प्रोसेस को उसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। दिख नहीं रहा, चलो दिख जाएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गाय का दूध समृद्ध स्रोत नहीं होता है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बताइए कि जो गाय का दूध है, तो उसके दूध में क्या नहीं पाया जाएगा, यानी उसके स्रोत के लिए क्या, कौन सा यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। तो अब जो ये एस्कॉर्बिक विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये किस में पाया जाता है? यह मुख्यतः जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू संतरा हो गए, ठीक। और जो टोकोफेरॉल हो गया, रेटिनॉल हो गया और कैल्सीफेरॉल ये मुख्यतः यानी कि गाय के दूध में पाए जाते हैं, यानी कि कैल्शियम वगैरह इनमें पाई जाती है, कैल्शियम प्रोटीन वगैरह, ठीक। लेकिन जो स्कॉर्बिक एसिड होता है वह विटामिन यानी कि गाय के दूध में नहीं होता, स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। क्योंकि जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी के स्रोत के लिए हम क्या लेते हैं? बाहर से फ्रूट्स वगैरह लेते हैं ना, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रक्त के माध्यम से रेटिना दृष्टिपटल को आपूर्त होने वाला रेटिनॉल रेटिनल में बदल जाता है, जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। रेटिनॉल, यहाँ पे रेटिनॉल होगा, रोडोप्सिन या कैरोटीनॉइड या बीटा कैरोटीन। तो बताइए कि जो रेटिनल है वो ऑप्सिन से जुड़ करके, ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन होती है, तो जो रेटिनल है वो ऑप्सिन से जुड़ करके क्या बन जाती है? कौन से कलर का पिगमेंट, यानी बैगनी कलर का पिगमेंट वहां पे नाम दे ही दिया है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? जो बैगनी कलर का पिगमेंट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? रेटिनॉल बोलेंगे या रोडोप्सिन बोलेंगे या कैरोटीनॉइड बोलेंगे या बीटा कैरोटीन बोलेंगे? तो देखो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस कैसे होती है कि जैसे सबसे पहले अपन जो रेटिनॉल है, ठीक, तो मैं बता दूं कि जब रेटिनल और ऑप्सिन मिलकर के क्या बनाते हैं? रेटिनल और ऑप्सिन मिलके बनाते हैं रोडोप्सिन। अब इसकी प्रोसेस होती क्या है तो देखना, समझना कि रेटिनॉल या विटामिन ए किसके द्वारा? रक्त के प्रवाह के द्वारा, ठीक, रक्त के प्रवाह के द्वारा कहाँ जाते हैं? तो रक्त के प्रवाह के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं रेटिना में, ठीक। अब ये कहाँ पहुंच गए? रेटिना में पहुंच गए। अब रेटिना में जो ये रेटिनॉल या विटामिन ए है, ठीक, जो ये रेटिनॉल है ये किस में चेंज हो जाता है? रेटिनल में चेंज हो जाता है, ठीक। अब जो ये रेटिनल है, तो रेटिनल में ये क्या, जो ये रेटिनल है ये क्या करता है कि जो ये रेटिनल प्लस ऑप्सिन, वहां कौन सी एक प्रोटीन पाई जाती है? जो रेटिना है, रेटिना में एक प्रोटीन पाई जाती है ऑप्सिन। तो ये जब रेटिनल और ऑप्सिन मिलकर के क्या बन जाते हैं? रोडोप्सिन। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? रोडोप्सिन नामक एक बैगनी पिगमेंट बना लेते हैं, ठीक। जिसको रोडोप्सिन को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो रोडोप्सिन को बोला जाता है क्या? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। किसको? रोडोप्सिन के। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? दूसरा नंबर, कि जब रेटिनल और ऑप्सिन दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं? रोडोप्सिन बना देते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नियासिन का समृद्ध स्रोत है पालक, साबुत अनाज या मक्का या अंडे। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि जो नियासिन है ये किस विटामिन का नाम है? ये किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है नियासिन? मैं एक हिंट और किए दे रहा हूं, विटामिन बी। अब ये बताइए कि B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 किसका है? B7। किस विटामिन का साइंटिफिक नेम विटामिन बी नियासिन होता है? तो किसका होता है? विटामिन B3 का, ठीक। तो विटामिन B3 नियासिन, तो नियासिन के लिए हमें यानी कि क्या जरूरत पड़ती है? तो इसमें इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नियासिन की विटामिन B3 की कमी हो गई है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेने पड़ेंगे। और जो तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स मिलेंगे कहाँ से? तो हमें अनाजों से।
तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर, साबुत अनाज। तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि जीवों में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन डी? तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। विटामिन ए का एक रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो बताइए कि इसमें प्रजनन प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए निभाएगा या विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन डी? कौन निभाता है? तो देखो, यानी कि क्या होता है कि जब हमारे यानी कि जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे पहले ये समझिए कि रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग, एस्कॉर्बिक की स्कर्वी रोग हो जाता है, कैल्सीफेरॉल से मतलब कि रिकेट्स रोग हो जाता है, और जो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल की अगर विटामिन ई की कमी है तो कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है, बांझपन रोग। ठीक, तो जो विटामिन ई है ये कैसे, यानी कि इसकी कमी हो जाने से कैसे, तो अगर जैसे मेल्स में कमी हो गई, मेल में यानी कि मनुष्यों में, यानी कि पुरुष में, ठीक, विटामिन ई की कमी है तो क्या होगा कि जो उसकी स्पर्म मेम्ब्रेन है तो उसमें लॉसेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी ऑक्सीकरण में तनाव होने लगता है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म में की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। अगर स्पर्म की गति धीमी हो गई तो वो फ्यूज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि यानी कि शिशु जन्म की संख्या घट सकती है। और जो विटामिन ई होता है ये जो महिलाओं के अंतः गर्भाशय जो होते हैं, तो जो आंतरिक यूटेरस होता है उसकी मोटाई बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन अंतर रोपण होता है ना, उसको ये क्या करता है, उसके लिए ये लाभदायक होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन मुख्य भूमिका निभाता है प्रजनन में, तो विटामिन ई। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन, एचआईवी के कारण एड्स होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के संचरण का माध्यम नहीं है? दूषित रक्त का आधान, या संक्रमित सुइयों का साझा करना, या संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, या संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क? तो जो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। ठीक, अब एड्स का जो संचरण होता है वह किस किस के माध्यम से, अगर दूषित रक्त का, अगर हम किसी का अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और उसी का रक्त अगर हम दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दे तो क्या उससे एड्स हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, मतलब ये उससे हो सकता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। संक्रमित सुइयों का साझा करने से, बिल्कुल संक्रमित सुइयों के साझा करने से भी एड्स हो सकता है। अगला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, तो इससे भी एड्स हो सकता है, लेकिन संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाने में, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से जब हम हाथ मिलाते हैं तो उसमें कुछ यानी कि ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा ना, तो इससे यानी कि ये नहीं है संचरण का माध्यम। तो इस पे अपना राइट नहीं का भाई नहीं हो जाएगा, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है कि पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को के रूप में जाना जाता है, द्वितीयक उपापचय या प्राथमिक उपापचय, इनमें से कोई भी नहीं, या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपापचय? तो जो पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है और एस्टर को किसके रूप में जाना जाता है? शायद तक ये क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है, बताइए।
तो जो पॉलीसेकेराइड हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक अम्ल है, एस्टर है, इनको हम किसके रूप में जानते हैं? तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में, प्राथमिक उपापचय में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पर्यावरण में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हो सकती है? ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, अस्थमा या आंत ज्वर। तो कौन सी होगी? अगर पर्यावरण में खराब वायु गुणवत्ता के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखो, अगर इनको देखा जाए, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई, वातस्फीति हो गई, अस्थमा हो गई, तो ये सभी कैसी हैं? यानी कि सभी किसी कहीं ना कहीं ये श्वसन से रिलेटेड होती हैं। तो जो ब्रोंकाइटिस होती है, तो ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है कि जब हमें यानी कि ब्रोंकियल नसों की परत में सूजन हो जाता है, ठीक। ब्रोंकियल नसों में सूजन आ जाती है। वो ब्रोंकियल नसों में सूजन आ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि सांस लेने में, खांसी में, इसमें तकलीफ होती है, ना कि कुछ। वातस्फीति में क्या होता है कि जब इसमें भी फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों के इफेक्ट डालता है ये, और सांस लेने में तकलीफ होती है वातस्फीति में। और अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा क्या होता है कि जो वायु मार्ग है, तो वायु मार्ग में सूजन आ जाती है, ठीक। वायु मार्ग में सूजन आ जाती है और उनमें संकुचन, तो संकुचन और सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, संकुचन। तो जिससे ये क्या कर लेता है, अस्थमा एक रोग का धारण कर लेता है, रोगजनक होता है, ठीक। तो तो वायु गुणवत्ता के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? अस्थमा बीमारी हो सकती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला है कि मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में मौजूद होते हैं एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज, कोलेजन या ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन मौजूद होता है मांसपेशियों मसल्स में? एमाइलोपेक्टिन होता है, या एमाइलोज होता है, या कोलेजन होता है, या ग्लाइकोजन। तो कौन होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचारित होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? चौथा नंबर। अगला, किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी3, विटामिन बी12। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। देखो, ऐसे करते करते आप लोगों को इनके सभी के साइंटिफिक नेम भी याद हो जाएंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वंध्यता रोग या फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का, स्टेरिलिटी, नपुंसकता, ठीक। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन बी3, नियासिन, पेलेग्रा रोग होता है। और बी12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है।